बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए इस किताब का चैप्टर नंबर 6 और हमारे इस टर्म का चैप्टर नंबर 3 लेके आ रहा हूँ। पहले दो चैप्टर हमने पढ़े मज़ामीन में, उनके नाम थे अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा उम्मीद की खुशी। तरतीब के हिसाब से जो हम आज सबक पढ़ेंगे वो है 6, लेकिन उसमें क्योंकि उनकी कंटेंट कुछ चेंज है तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे अफसानवी अदब। अफसाना क्या है? अफसाना बेसिकली एक तख़य्युलाती खाका होता है जो हमारे माशरे की अक्कासी करता है। हम एक बनावटी कहानी बनाते हैं और वो अपने सामईन को पहुंचाते हैं। बेसिकली अगर उर्दू में इसके मतलब देखे जाएं तो अफसाने के मतलब झूठ से होते हैं। अदब के लिहाज से देखे जाएं तो इसका मकसद ये होता है कि आपको एक मैसेज पहुंचाना। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं सबक को। पहले लिखने वाले हैं इसके डिप्टी नज़ीर अहमद। किताब जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत जो है 1836 को हुई थी, 31 को सॉरी, और वफ़ात 1912 में। शम्सुल उलमा का खान बहादुर मौलाना नज़ीर अहमद बिजनौर हिंदुस्तान में पैदा हुए। बिजनौर हिंदुस्तान के एक शहर का नाम है। इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल की। बाद में तालीम का शौक़ इन्हें दिल्ली ले आया। यहाँ मौलवी अब्दुल हक के हल्क़ाए दर्स में दाखिल हुए। दिल्ली कॉलेज से अदब पर भी फ़लसफ़ा और रियाजी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़ाती मेहनत और कोशिश से पढ़ी। मुलाज़मत का आगाज़ ज़िला गुजरात पंजाब से मुदर्रिस के हैसियत से, मुदर्रिस यानी टीचर की हैसियत से किया। बाद में तरक्की करते हुए मदारिस इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, फिर तहसीलदार और बाद अज़ा अफसर बंदोबस्त हुए। इसके बाद रियासत हैदराबाद चले गए। रिटायर होने के बाद दिल्ली में आकर बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ और तालीफ़ यानी लिखने लिखाने पर बसर की। नज़ीर अहमद का उर्दू का पहले नावल निगार है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे जिसमें बरातुल उरूस, तौबतुन नुसूह, इब्न अल-वक़्त, बनातुल नाश ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आज की हमारी कहानी जो सबक का नाम जो है, अफसाना जो है, उसका नाम है असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। मकतब कहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ तालीम दी जाती है। हकीम साहब के छोटे भाई फ़तह उल्लाह ख़ान बहुत मुद्दत से वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे और हज़ारों रुपए की इमलाक शहर में ख़रीद कर ली थी। बड़ी शान से रहते थे। डेवड़ी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी, नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, भग्गी सवारी को मौजूद। डेवड़ी कहते हैं मेन गेट को, उसके जो बाहर का हिस्सा होता है। पालकी और बग्गी जिसमें घोड़े बंधे हुए होते हैं, और पालकी भी एक सवारी ही होती है जो कि हाथों पे उठाई जाती है कंधे। फ़तह उल्लाह ख़ान की 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुस्न आरा। जमाल आरा नवाब अस्फंदियार ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी, यानी उनकी शादी उनसे हुई थी। हुस्न आरा की निस्बत नवाब झुज्जर के ख़ानदान में हुई थी। नवाब झुज्जर के ख़ानदान से उनकी यानी मंगनी वहाँ पे हुई थी। इन लड़कियों की खाला शाह ज़मानी बेगम इसी मोहल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का मैका था। इस महल्ले में तो असगरी की लियाकत का शोर था। लियाकत कहते हैं उनकी काबिलियत का। शाह ज़मानी बेगम भी असगरी के हाल से खूब वाकिफ़ थी। शाह ज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन उसनारा की माँ से मिलने के लिए आईं। दुनिया का दस्तूर है कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। फ़र्द बशर कोई इंसान रंज से खाली नहीं, गम से खाली नहीं है। अगर हर तरफ से खुशी ही खुशी हो तो इंसान को अल्लाह को भूल कर भी याद न करे। शाह ज़मानी की छोटी बहन सुल्ताना को दुनिया के सब ऐश मुयस्सर थे, लेकिन लड़कियों की तरफ से रंजीदा खातिर रहा करती थी, यानी परेशान रहती थी। हुस्न आरा के मिजाज की उस्ताद ऐसी बुरी पड़ी थी कि अपने घर में ही सबसे बिगाड़ था, यानी सबसे उनके अख्तलाफात रहते थे। इस तरह का उनका मिजाज था। न माँ का लिहाज, न आपा का अदब, न बाप का डर। नौकर हैं कि आपसे नाला, लौंडियाँ हैं कि अलग पना मांगती हैं। गर्ज हुस्न आरा सारे घर को सर पे उठाए रहती। 2 घड़ी को चुप होकर बैठ जाती। क्या जिक्र, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बिल्कुल कभी आराम से भी बैठ जाएं। शाह ज़मानी बेगम के आने से चाहिए था कि बड़ी खाला समझकर हुस्न आरा घड़ी 2 घड़ी को चुप होकर बैठ जाती। क्या जिक्र, शाह ज़मानी बेगम को पालकी से उतरे देर ना हुई थी कि लगातार 2-3 फरियादें आईं कि बेगम साहब देखें, छोटी साहबजादी ने मेरी नई ओढ़नी लेर कर दी है। लेर तार कर दी, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बेगम साहिबा देखें, इस छोटी सावधानी ने मेरी नई ओढ़नी लेन कर दी, अब मुझे कौन बना कर देगा।
गुलाब बिलबला उठी कि हाय मेरा कान खून में हो गया। गुलाब एक नौकरानी का नाम है, वो शीख हुई कि उसका खून, कान से खून निकाल दिया। बावर्ची खाने से मामा ने दुहाई दी, अच्छी खुदा के लिए कोई इनको समझाता। सालन की पतीलियों में मुट्ठियाँ भर भर के राख झोंक दी। मामा कहते हैं जो घर की बड़ी मुलाजमा होती हैं, और या बावर्चन आप कह लीजिए, तो वो अब दुहाई दे रही हैं कि भाई इसमें उन्होंने सालन की पतीलियों में मिट्टी डाल दी है। शाहजमानी बेगम ने आवाज़ दी, हुस्न ना यहाँ आओ। खाला की आवाज़ पहचान, बारे हुस्न आरा चली तो आई, लेकिन न सलाम न दुआ, हाथों में राख पाँव में कीचड़। इसी हालत में दौड़ खाला से लिपट गई। खाला ने कहा, सुना तुम बहुत शोखी करने लगी हो, यानी मजाक करने लगी हो। हुस्न आरा ने कहा, इस सुंबल चुड़ैल ने फरियाद की होगी। ये कहकर खाला की गोद से निकल लपक कर सुंबल का सर खसोट लिया, यानी कि कूद के गई और सुंबल का सर जो था पकड़ के लिया। बतेरा खाला ने ई करती रही, बतेरा नहीं बहुत ज़्यादा, खाला ई करती रही, लेकिन एक ना सुनी। शाहजमानी बेगम अपनी बहन की तरफ मुखातिब होकर बोली, बुआ सुल्ताना, इस लड़की से अल्लाह के वास्ते कोई उस्तानी रखो। शाहजमानी बोली, ओई बुआ तुम्हारी भी कहावत वही है, ढंढोरा शहर में बच्चा बगल में। खुद तुम्हारे मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। वो कहते हैं कि पूरे शहर में ढंढोरा पीटती हुई, और तुम्हारे पड़ोस में ही एक टीचर मौजूद है, यानी मौलवी मोहम्मद फाजिल साहब की छोटी बहू जो है तो बेहतरीन उस्तानी है। सुल्ताना मुझको आज तक इत्तला नहीं थी, देखो आदमी भेजती हूँ। यह कहकर अपनी खाला अपने घर की दरागा को बुलाया कि मानी जी को कोई मौलवी साहब इस मोहल्ले में रहते हैं। बाजी अम्मा कहती हैं इनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, देखो अगर उस्तानीगिरी की नौकरी करें तो उनको बुला लाओ, यानी उस्तानीगिरी टीचरी करें। मानी जी मौलवी साहब के घर आई। मोहम्मद कामिल की माँ से साहब सलामत हुई। माँ जी तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? मोहम्मद कामिल की माँ कोठे पर हैं। माँ जी उनके पास ऊपर जाऊँगी। दयानतुन्निसा यानी उनकी सास, बहू साहब यहीं आ जाएंगी। ये तकाजा है अदब का कि जब कोई बड़ा आता है तो छोटा चल के आता है, बड़ा उसके पास नहीं जाता। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज़ पढ़कर असगरी नीचे उतर आई और मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें पढ़ा करती थी। असगरी को मानी जी ने देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहब को अपनी छोटी लड़की का तालीम कराना मंजूर है। बड़ी बेगम साहब आपका जिक्र किया तो बेगम साहबा ने मुझको भेजा। असगरी दोनों बेगम साहिबों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। मेरा जी चाहता है कि बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजेंगी, ना मैं इनके घर जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह तो नाम न लिया, लेकिन दबी सी ज़बान में इतना कहा कि बेगम साहब हर तरह के खर्च पात की जिम्मेदारी करने को मौजूद हैं, यानी हर तरह का ख़र्चा उठाने के लिए। असगरी ने ये सब उनकी मेहरबानी, असगरी ने कहा ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी रियासत को यही बात ज़ेब देता है, यानी उनकी ज़ौक़ को यही बात ज़ेब देता है। लेकिन इनके ज़ेर साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता। बिन दामों के लौंडी बनकर खिदमत करने को तो मैं हाजिर हूँ। अगर तनख्वाहदार उस्तानी का दरकार हो तो शहर में बहुत है। हमने यहाँ तक सबक पढ़ा। इस सबक को हम यहीं पे लेसन को, आज के मैसेज को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपके यही सबक दोबारा से लेके हाजिर होऊंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो उसमें ये आपको बताया गया है कि एक बच्ची है, लड़की है, एक घर में दो बहनें हैं, उनमें से एक बहन जो है बहुत बदतमीज़ है, नाफरमान है, और उसकी माँ उसकी वजह से बहुत परेशान है। वो एक उस्तानी को लेके आती हैं, वो उस्तानी का जिक्र सुनती हैं और वहाँ पे उनके पास पहुँचती हैं वो, और उसको वो लोग कहते हैं, वो उनको टीचरी के लिए उनसे बात करने के लिए आती हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।